हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HRM यूनिट 4 का पार्ट सेकंड। आई होप आपने पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम पार्ट सेकंड अच्छे से डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें बड़े अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पोटेंशियल अप्रेजल। ये पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है? तो देखो, पोटेंशियल अप्रेजल ना फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रेजल होता है, जिसका प्राइमरी गोल ये होता है कि क्या इंसान फ्यूचर में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर सकता है, डील कर सकता है उनसे। अब देखो, मैनेजर ने देखा कि जो रिंकू है वो बहुत ढंग से काम करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाता है। लेकिन मैनेजर ने सोचा कि क्या रिंकू फ्यूचर में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकता है, क्या मैं उसे मैनेजर बना सकता हूँ। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए उसने क्या किया, इवैल्यूएशन टेस्ट कराए। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़े थे, डिफरेंट टेस्ट लिए, डिफरेंट चीज़ें देखी। उसे पता चला कि जो रिंकू है वो ना बहुत ढंग से लीडरशिप स्किल्स उसके अंदर है, कम्युनिकेशन स्किल है, और वो टीम को भी बहुत ढंग से मैनेज करता है। तो मतलब उसे मैनेजर बनाया जा सकता है। तो उसके ये जो अप्रेजल हुआ ना, ये जो अप्रेजल किया गया, ये पोटेंशियल अप्रेजल है। पोटेंशियल अप्रेजल का एम क्या होता है कि जो पर्सन का हिडन टैलेंट है, हिडन स्किल है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको हाईलाइट करना। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एम्प्लॉय काउंसलिंग। एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या होती है? तो देखो, एक दिन क्या हुआ कि टिंकू ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, उसका काम पे ध्यान नहीं था, उसकी पिछली एक वीक की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रखी थी। अब मैनेजर ने ये बात नोटिस करी कि टिंकू तो बहुत ढंग से काम करता था, लेकिन अभी से क्या हो गया। उसने टिंकू से बात की तो पता चला टिंकू की कोई फैमिली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। ये बात सुन के मैनेजर उसको लेके गया काउंसलर के पास। काउंसलर ने टिंकू की पूरी बात सुनी और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, उसकी स्ट्रेस को कम किया। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है ये एम्प्लॉय काउंसलिंग को दिखाता है। सो एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या है? एम्प्लॉय काउंसलिंग डिस्कशन होता है इमोशनल प्रॉब्लम का, फेस टू फेस डिस्कशन होता है, और जिसका जनरल ऑब्जेक्टिव सिंपल सा इतना होता है कि जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस करना। तो यहाँ पे 3 कोर कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आते हैं डेफिनेशन की हेल्प से। पहला, डीलिंग विद द इमोशनल प्रॉब्लम। इसका एम क्या होता है कि जो भी इमोशनल प्रॉब्लम है उससे डील करना, जो भी एम्प्लॉय फेस कर रहा है। दूसरा, इन्वॉल्व एक्टिव कम्युनिकेशन। यहाँ पे फेस टू फेस डिस्कशन होता है। ठीक है, एक जो पर्सन है उसकी जो इमोशनल प्रॉब्लम है उसको फेस टू फेस ध्यान से बैठ के सुना जाता है। दूसरा एम क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्ट्रेस है, उसको कम करना विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग। तो करेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी कि इट इज़ पॉजिटिव एंड प्रॉब्लम फोकस्ड। काउंसलिंग का जो मेन एम होता है वो यही होता है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सुना जाए और सॉल्व करा जाए, इंस्टेड ऑफ कि एम्प्लॉय को ब्लेम करा जाए कि भाई टिंकू तेरी परफॉर्मेंस बहुत कम जा रही है, क्यों जा रही है। उसको डांटने की जगह उसकी बात सुनी जाए। दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो भी बातचीत होगी काउंसलर के बीच में, टिंकू के बीच में या फिर मैनेजर के बीच में, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। ऐसा नहीं कि सारे एम्प्लॉय को बता दिया कि तुम्हें पता है टिंकू के साथ ये हो रहा है, ऐसा सब नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा, वर्सिटिलिटी, मतलब ये इंडिविजुअल और प्रोफेशनल दोनों इश्यूज को एड्रेस करता है। अगर कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम है तो भी वो एड्रेस होगी, अगर कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। दूसरा, काउंसलर ट्रेट, मतलब ये कि एक सक्सेसफुल काउंसलर वो है जो अप्रोचेबल हो, कभी भी आप जाके उससे बात कर सको। ठीक है, उसके पास स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, ओपन माइंडेड है। आपका कोई भी इशू है तो एकदम स्टीरियोटाइप होकर नहीं सुनेगा, ओपन माइंडेड से सुनेगा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया सो कर दिया, कोई बात नहीं, ऐसे करके। ठीक है, आपके कॉलेजेस में भी काउंसलर अपॉइंट किए जाते हैं, इसीलिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो वो जाके अपनी बातचीत कर सके, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जॉब ट्रांसफ़र। अब ये जॉब ट्रांसफ़र क्या होता है? देखो, जिन लोगों के पापा आर्मी वगैरह में हैं या कोई और ऐसी गवर्नमेंट जॉब में है, उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जॉब ट्रांसफ़र क्या होता है। जब एक जॉब से आपको दूसरी जॉब पे भेज दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेम होती है, काम बिल्कुल सेम होता है, लेकिन पहले आप कहीं और काम कर रहे थे, फिर आप कहीं और काम कर रहे होते हो। पहले मान लो आप बिहार में काम कर रहे थे, फिर क्या किया, यूपी भेज दिया, तो दिस इज जॉब ट्रांसफ़र। काम आपको वही करना है, ऐसा नहीं है कि काम आपका चेंज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ना कि अगर आप रूरल एरिया से कोई मतलब बहुत हाई फाई सिटी में जा रहे हो तो आपका पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट काम वही होता है। तो जॉब ट्रांसफ़र क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर विदाउट एनी स्पेसिफिक चेंज इन सैलरी, स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि एम्प्लॉय को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे भेज दिया जाता है। ठीक है, कोई मेजर सैलरी में चेंज नहीं आता, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करा जाता है एम्प्लॉय की स्किल का। इसके अलावा इससे क्या होता है, डिपार्टमेंट लोकेशन वगैरह भी शिफ्ट हो सकती है, और ये टेम्परेरी चेंज भी हो सकता है और परमानेंट चेंज भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि देखो, पहले आप क्लर्क की जॉब पे काम कर रहे थे, अब आपको अकाउंटेंट बना दिया है या मैनेजर बना दिया है। ठीक है,
मैनेजर बना दिया। इसे क्या कहेंगे? प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ती है, इसके साथ साथ आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ती है। मतलब पहले आप क्लर्क थे तो आपकी सैलरी कम थी, अब आप अकाउंटेंट बन गए, आपकी सैलरी भी ज़्यादा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन का मतलब है कि एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे भेजा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपकी सैलरी, स्टेटस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बढ़ जाती है। प्रमोशन एक तरीके से रिवॉर्ड होता है। मान लो टिंकू को मैनेजर ने देखा कि भाई बहुत मेहनत से काम कर रहा है, बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है, जितने टारगेट है पूरे कर रहा है, जो कहो वो मान लेता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। अब टिंकू के लिए कुछ रिवॉर्ड भी तो होना चाहिए ना, वो इतनी मेहनत से काम कर रहा है। तो मैनेजर ने क्या किया कि टिंकू को दे दिया प्रमोशन। ठीक है, तो दिस इज़ द रिवॉर्ड फॉर अ गुड परफॉर्मेंस। अगर आप कोई अच्छा काम करोगे, अच्छी परफॉर्मेंस आपकी होगी, एक्सपीरियंस होगा, स्किल होगा, तो उसके बेसिस पे आपको प्रमोशन दिया जाता है। ठीक है, अब प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि जो भी एम्प्लॉय है उसको रिवॉर्ड देना, उसको एज एन अचीवमेंट प्रोवाइड करना, दूसरा एम्प्लॉय को मोटिवेट करना। अब टिंकू अगर बहुत अच्छे से काम कर रहा है और 15 साल तक उसने अच्छे से काम किया, फिर भी उसे वहीं पे रखा गया, तो क्या वो वहाँ पे काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसको तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा कि मैंने 15 साल इतने अच्छे से काम किया, बट ना मेरी सैलरी बढ़ी है, ना मुझे ऊपर भेजा गया, और जो जिन्होंने ढंग से काम नहीं किया उनका प्रमोशन हो गया। तो ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। दूसरा, टू यूटिलाइज द एम्प्लॉय एबिलिटी इफेक्टिवली। अब देखो, प्रमोशन से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ना हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है एक ऐसे एम्प्लॉय को जो कैपेबल है। तो इससे क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय की एबिलिटी है उसको ढंग से यूटिलाइज किया जाता है। फोर्थ इज टू प्रोवाइड अ करियर ग्रोथ। देखो, प्रमोशन से क्या होता है कि एम्प्लॉय की प्रोग्रेस होती है उसके करियर में, तो उसको करियर ग्रोथ मिलती है। और फिफ्थ इज टू इंप्रूव द जॉब सेटिस्फेक्शन। अब किसी एम्प्लॉय को अगर प्रमोशन मिलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उसका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन जॉब ट्रांसफर एंड प्रमोशन। क्या डिफरेंस है? अब तो आप खुद ही लिख दोगे, मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है। तो वीडियो पॉज करके एक बार इस डिफरेंस को देख लो, बाकी चीज़ें तो मैंने आपको समझाई दी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? देखो, आप काम करते हो, है ना। अब काम तो ऐसा तो है नहीं कि फ्री में काम करते रहोगे, कुछ तो चाहिए ना, पैसे चाहिए। ऑफ कोर्स पैसे चाहिए आपको, है ना। अगर आप इंटर्नशिप पे भी जाते हो तो एटलीस्ट आपको सर्टिफिकेट तो मिलता है ना, नॉन पेड इंटर्नशिप भी तो होती है। बस यही होता है कंपनसेशन की, अगर आपने काम किया है तो उसके बदले में आपको कुछ मिले। कुछ मिले मतलब पैसे मिले, कुछ सर्टिफिकेट मिले, कुछ रिवॉर्ड मिले, दैट इज कंपनसेशन। सो कंपनसेशन इज रेफर्स टू एज टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव, बोनस या कोई और बेनिफिट आपको मिल रहा है आपके काम के बदले में। इसके अंदर बेनिफिट फाइनेंशियल पेमेंट भी आते हैं और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी आते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है फॉर देयर सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉम्पनसेशन पॉलिसी। अब ये कॉम्पनसेशन पॉलिसीज क्या होती है? देखो, कॉम्पनसेशन पॉलिसीज वो रूल्स या गाइडलाइन है जिनको फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव या बेनिफिट को डिटरमाइन करता है। तो कॉम्पनसेशन पॉलिसी इंश्योर करती है कि जो भी एम्प्लॉय जो है उसको फेयर और सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए फाइनेंशियल रिवॉर्ड का। ऐसा ना हो कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो। इसकी हेल्प से इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी बनी रहती है एम्प्लॉय के पेमेंट में। अब इंपॉर्टेंस क्या है कॉम्पनसेशन पॉलिसी की? तो फेयर एंड इक्विटेबल पॉलिसी, मतलब कॉम्पनसेशन ना फेयर और इक्वल होना चाहिए सारे एम्प्लॉय के लिए जो सिमिलर काम कर रहा है। अगर रिंकू भी वही काम कर रहा है, टिंकू भी वही काम कर रहा है और एफिशिएंसी भी सेम है, तो दोनों को सेम पेमेंट मिलना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम इसे ज़्यादा दे दो और इसे कम दे दो। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन पॉलिसी यही इंश्योर करती है कि दोनों को बराबर पेमेंट मिले। इसके अलावा परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन पॉलिसी, कई बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया होती है और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन पॉलिसी। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव कॉम्पनसेशन पॉलिसी, ये किस लिए दी जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसलिए करती है ताकि वो यंग टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके और रिटेन करके रख सके स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को। देन आता है फ्लेक्सिबल कॉम्पनसेशन पॉलिसी, मतलब कंपनसेशन पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी होनी चाहिए कि जैसी भी इकोनॉमिक कंडीशन हो या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हो, उस हिसाब से हम कॉम्पनसेशन दे सके। अगर ऑर्गेनाइजेशन आज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो प्रॉफिट बढ़ गया तो एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ा दो, लेकिन कल के दिन को अगर प्रॉफिट कम है तो सैलरी थोड़ी कम कर दो। तो मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंसेंटिव थोड़े कम कर दो। देन आते हैं कोस्ट इफेक्टिव कॉम्पनसेशन पॉलिसी। कोस्ट इफेक्टिव कॉम्पनसेशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि मान लो जो कंपनी है वो 100 रुपये कमा रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 110 रुपये जो है वो एम्प्लॉय को एज एन सैलरी पे कर दो, तुम लॉस में कैसे कर सकते हो, है ना। तो कोस्ट इफेक्टिव का मतलब यही है कि आप एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड तो दो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 में से तुम 120 का रिवॉर्ड देने लग जाओ। अगर 100 रुपये कंपनी कमा रही है तो एटलीस्ट 50 का रिवॉर्ड दो, बाकी का प्रॉफिट रखो, ठीक है।
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, बेस कॉम्पनसेशन। अब ये बेस कॉम्पनसेशन क्या होता है? मान लो ये टिक्की है, ये है टिक्की, ठीक है, ये टिक्की है, ये कंपनी में काम कर रहा है। अब ये पूरे मंथ काम करता है और मंथ के एंड पे इसके अकाउंट में 30,000 रुपये आ जाते हैं। तो ये 30,000 रुपये क्या हुए? ये फिक्स्ड है कि हर महीने वो कैसा ही काम करे चाहे, ठीक है, टिक्की के अकाउंट में जब तक वो काम कर रहा है 30,000 रुपये आ जाएंगे, ये फिक्स्ड है। तो ये हुआ बेस कॉम्पनसेशन। बेस कॉम्पनसेशन क्या होता है? बेस कॉम्पनसेशन बेसिक पेमेंट होता है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी। ये फिक्स्ड और रेगुलर अमाउंट होता है, इसे सैलरी या वेज पे आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन। सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन क्या होता है कि मान लो टिक्की ने क्या किया कि उसे जो टारगेट दिया गया था, टारगेट से बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको एडिशन में 20,000 रुपये दे दिए गए एक बार, क्योंकि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो एडिशन में 20,000 रुपये दे दिए। ये 20,000 क्या है? ये सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन है। क्यों? इट इज एडिशनल बेनिफिट और इंसेंटिव जो प्रोवाइड करा जाता है इन एडिशन टू बेस कॉम्पनसेशन। अब ये किस लिए दिए गए? ताकि टिक्की को लगे कि हाँ ठीक है, उसने जो परफॉर्मेंस करी है उसके बदले में उसे कुछ तो मिला है, ताकि उसका जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो, ताकि वो मोटिवेट फील करे, तो इसलिए सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन दिया जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये बेस सैलरी के एडिशन में दिया जाता है, ये मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, और ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को कि वो अगली बार भी और अच्छा परफॉर्म करे। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करता है और एक स्किल्ड एम्प्लॉय को रिटेन करके रखता है। ऐसा ना हो कि भाई टिक्की बहुत मेहनत से काम कर रहा है बट उसको कुछ दिया ही नहीं जा रहा, तो वो कल के दिन को छोड़ के चले जाए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन बेस कॉम्पनसेशन एंड सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन। तो देखो, बेस कॉम्पनसेशन क्या होता है? बेस सैलरी या वेजेस, एडिशनल बेनिफिट या इंसेंटिव आता है सप्लीमेंट्री कॉम्पनसेशन में। नेचर क्या है? ये फिक्स्ड पेमेंट होता है, ये एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, फिक्स नहीं होता, ठीक है। इसका पर्पस होता है कि जॉब पे काम कर रहा है तो पे तो करना ही है। इसका पर्पस होता है कि मोटिवेट करना एम्प्लॉय को। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है रेगुलरली, ये कभी कभी आता है जब आप बहुत बढ़िया काम करते हो, सिर्फ तब आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान। अब ये क्या होता है? देखो, इंसेंटिव प्लान का मतलब क्या होता है कि एडिशनल पेमेंट या रिवॉर्ड देना एम्प्लॉय को इंकरेज करने के लिए कि वो बाद में भी बेटर परफॉर्म कर सके और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। अब ये इंसेंटिव जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं अच्छे से काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब इसको ना 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल, दूसरा ग्रुप और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इंडिविजुअल क्या होता है? सो देखो, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे टिक्की था, ठीक है, और रिक्की था। ये है टिक्की और ये है रिक्की, ठीक है। इन दोनों को टारगेट दिया है कि इस मंथ इन्हें 100 सेल करनी है, 100 टिक्की को करनी है, 100 रिक्की को करनी है। अब मंथ के एंड पे जब परफॉर्मेंस रिव्यू की गई तो पता चला कि टिक्की ने 150 सेल करी हैं, बल्कि रिक्की ने सिर्फ 90 सेल करी, ठीक है। रिक्की जो है टारगेट मीट नहीं कर पाया और टिक्की ने बहुत अच्छा काम किया। अब इस खुशी में टिक्की को जो है 20,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, जो सैलरी मिलती थी उसके ओवर एंड अबव 20,000 रुपये और दिए गए। अब ये जो इंसेंटिव मिला है ये है इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान, क्योंकि ये ना सिर्फ इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। रिक्की कैसा ही परफॉर्म करे, डजंट मैटर, अगर टिक्की अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसको अच्छे पैसे मिलेंगे, उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान ना सिर्फ बेसिस पे रिवॉर्ड करा जाता है कि एम्प्लॉय इंडिविजुअली कैसा काम कर रहा है, ठीक है। इस प्लान के अंदर हर एक एम्प्लॉय का जो रिवॉर्ड होता है वो सेपरेट होता है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंसी एंड अचीवमेंट आगे। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर सेल्स कमीशन मिल रहा है किसी भी इंडिविजुअल को इंडिविजुअल सेल्स परफॉर्मेंस पे, जैसे कि अभी टिक्की को मिला है, ठीक है। इसके अलावा बोनस दे दिया किसी एम्प्लॉय को क्योंकि उसने टारगेट बहुत अच्छा अचीव करा है। इसका फायदा क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट होता है और जो कंपटीशन है एम्प्लॉयज़ के बीच में वो भी बढ़ता है कि भाई इस बार टिक्की ने अच्छा करा, मैं भी अच्छी बार करूँगा तो रिक्की अगली बार से और बेटर करेगा, है ना, और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है ग्रुप इंसेंटिव प्लान। अब इसमें क्या होता है? अब मान लो ये है टिक्की और ये फिर से रिक्की, ये टिक्की और ये रिक्की, ठीक है। अब इन दोनों की ना टीम है और इनको गोल दिया है कि आपको क्या करना है, 250 यूनिट सेल करनी है। अब ये दोनों टीम में काम कर रहे हैं। अब एट द एंड ऑफ द मंथ देखा गया कि इन दोनों ने मिलके 450 यूनिट जो है वो सेल करी गई, ठीक है। दोनों ने मिलके काम करा है तो अब दोनों को इंसेंटिव दिया गया, इसको भी 20,000 रुपये दिया गया और दूसरे वाले को भी 20,000 दिया गया। तो ये जो इंसेंटिव है ये है ग्रुप इंसेंटिव, मतलब ये सिर्फ टिक्की की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता, दोनों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। दोनों टीम में काम कर रहे थे, अगर एक भी ढंग से काम नहीं करता और परफॉर्मेंस नहीं मीट होती तो भले टिक्की कितना अच्छा काम कर रहा होता, रिक्की ने ढंग से काम नहीं किया, परफॉर्मेंस टारगेट मीट नहीं हुआ तो किसी को भी नहीं मिलेगा इंसेंटिव, भले ही टिक्की बोलता रहे कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सेम विद द रिक्की, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंसेंटिव है वो दोनों की मेहनत पर डिपेंड करता है बिकॉज दिस इज ग्रुप
इंसेंटिव प्लान। यही होता है ग्रुप इंसेंटिव प्लान कि यहाँ पे जो स्कीम है वो किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे इंसेंटिव नहीं देती है, बल्कि कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो होती है टीम की या डिपार्टमेंट की, उसके बेसिस पे इंसेंटिव दिए जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, incentive given to production team for achieving a production target या bonus given to department for completing a project successfully। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान। अभी ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान क्या होता है, यहाँ पे ना सारे एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव दिया जाता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से कैसा परफॉर्म किया, मान लो सारे एम्प्लॉयज़ ने बहुत मेहनत से काम किया और ऑर्गेनाइजेशन 20% प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाई। अब ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि एम्प्लॉयज़ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हमने काफ़ी अच्छा अचीव किया है, तो सारे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा थोड़ा इंसेंटिव दिया गया। ठीक है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान। जब ऑर्गेनाइजेशन सारे एम्प्लॉय की मेहनत से कुछ अचीवमेंट करती है और वो सारे एम्प्लॉय को थोड़ा बहुत रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है, सारे एम्प्लॉय को यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है और ये ना एम्प्लॉयज़ के बीच में जो यूनिटी है उसको इंकरेज करती है। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करती है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो लॉयल्टी है उसको प्रमोट करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द एम्प्लॉय या बोनस गिवन टू ऑल द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन अ कंपनी प्रॉफिट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिंज बेनिफिट। अब ये फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है, देखो फ्रिंज बेनिफिट वो एडिशनल पेमेंट है जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी और वेजेस। ये जो बेनिफिट है वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय का वेलफेयर हो सके, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ सके या कि उसकी जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन वो इंक्रीज हो सके। ये फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं नेचर में। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट, एम्प्लॉय रिसीव अ मेडिकल फैसिलिटी सच एज हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल रिम्बर्समेंट एंड द फ्री हेल्थ चेकअप। उसके बाद रिटायर बेनिफिट, जैसे एम्प्लॉय को रिसीव हुआ बेनिफिट फ्रॉम द रिटायरमेंट सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशन और ग्रेच्युटी। देन उसके बाद आता है पेड लीव बेनिफिट। यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय को अगर वो छुट्टी भी कर लेता है ना तो उसको वो पेड करी जाती है। मान लो टिक्की ने 4 दिन की छुट्टी कर ली, ठीक है, लेकिन टिक्की ने जो छुट्टी करी है वो सिक लीव है या वैकेशन लीव है तो उसको इन लीव का पे करा जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन ना कभी कभी हाउसिंग अलाउंस, कंपनी अकोमोडेशन या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मान लो टिक्की का जो घर है वो यूपी में है लेकिन वो यहाँ पे दिल्ली में आके जॉब कर रहा है, तो अब यहाँ पे उसे घर लेना पड़ेगा रेंट पे, है ना। तो टिक्की की जो कंपनी है उसने ये बोला कि तुम यहाँ आके रह रहे हो तो चलो तुम्हारा जो हाउस का पेमेंट है, तुम्हारा जो भी रेंट है वो कंपनी पे करेगी। ये क्या हुआ, ये हुआ हाउस अलाउंस। ठीक है, अब मान लो टिक्की का जो घर है वो काफ़ी दूर है, यूपी से ही टिक्की डेली आ रहा है, तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो कंपनी ने उसको एक कार लेके दे दी कि ये लो कार, तुम्हारे लिए कार है, अब तुम आराम से ट्रांसपोर्ट अपना यूटिलाइज करो और जल्दी काम पे आओ। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देन आता है एजुकेशनल वेलफेयर फैसिलिटी, मतलब एजुकेशनल असिस्टेंट दे दिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम दे दिया, चाइल्ड केयर फैसिलिटी दे दी। तो ये सारे बेनिफिट भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन। ये क्या होता है, देखो जो पेमेंट एम्प्लॉय को मिलता है उसकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी या अचीवमेंट ऑफ टारगेट के बेसिस पे, दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉय हायर कॉम्पनसेशन रिसीव करता है अगर वो बेटर परफॉर्म करता है या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उनको अचीव कर लेता है। इस टाइप के जो कॉम्पनसेशन होते हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंप्रूव करते हैं और वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और अच्छे से टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। सिंपल वर्ड में कहो तो परफॉर्मेंस लिंक कॉम्पनसेशन का मतलब है पेमेंट बेस्ड ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। जैसा एम्प्लॉय परफॉर्म करेगा उस बेसिस पे उसको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, देन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब ये तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा क्योंकि ये तो अकाउंट का टर्म है ना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आप पढ़ ही रहे होंगे। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है, ये एक तरीका का कॉम्पनसेशन ही होता है जहाँ पे एम्प्लॉय को राइट दिया जाता है कि वो कंपनी के शेयर परचेस कर ले प्री डिटरमाइंड टाइम पे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अब इससे फ़ायदा क्या है, मान लो ये है रिंकू, ठीक है, ये रिंकू है, ये रहा। रिंकू ने बहुत अच्छा काम किया तो रिंकू के मैनेजर ने बोला कि रिंकू तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम तुम्हें ईसॉप दे रहे हैं। ईसॉप का मतलब क्या है कि आप ना फ्यूचर में जाके रिंकू को बोला कि फ्यूचर में जाके तुम कंपनी के 100 शेयर्स परचेस कर सकते हो एट द रुपीज़ ऑफ 80 ईच। कितने साल बाद, 2 साल बाद। अब 2 साल तक रिंकू ने वेट किया, 2 साल बाद रिंकू ने क्या किया, 100 शेयर परचेस किए। अब उस टाइम पे जो शेयर का प्राइस चल रहा था ना कंपनी का, वो चल रहा था 120, लेकिन रिंकू कितने पे परचेस कर सकता था, 80 रुपीज़ पे, तो उसको फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो ईसॉप है वो जो भी एम्प्लॉय होता है उसको फ़ायदा पहुंचाता है। अब क्योंकि रिंकू के पास जो है वो कंपनी के शेयर हैं और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ऑनर होते हैं कंपनी के,
ऑनर होता है ना शेयर होल्डर्स, तो रिंकू एक तरीके से ऑनर है कंपनी का, है ना। तो वो उसका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, वो कंपनी में और मेहनत करेगा कि मैं और अच्छे से काम करूँगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर प्राइस बढ़ेंगे तो मेरा भी प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ये एम्प्लॉय को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो अब इसके फीचर क्या होते हैं। पहला फीचर है राइट टू परचेज द शेयर। एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑप्शन है कि वो कंपनी के जो शेयर है वो फिक्स्ड प्राइस पे बाय कर सकता है। अगर रिंकू परचेस करना चाहे तो ठीक है, नहीं परचेस करना चाहे तो उस पर कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी है। देन उसके बाद प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब ऑलरेडी जो फिक्स्ड प्राइस है, जैसे कि हमारे केस में 80 रुपीज़ था, वो उस प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उन शेयर को परचेस कर सकता है। ये जो प्री डिटरमाइंड प्राइस होता है इसको एक्सरसाइज प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि जो रिंकू है उसे 2 साल का वेट करना पड़ेगा, 2 साल बाद ही वो शेयर परचेस कर सकता है। ये जो 2 साल है ये वेस्टिंग पीरियड है, और ये लॉन्ग टर्म इंसेंटिव होता है। कैसे, अगर 2 साल के अंदर अंदर रिंकू ने कंपनी छोड़ दी तो फिर उसको वो जो बेनिफिट मिला है वो भी उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑनरशिप पार्टिसिपेशन भी प्रोवाइड करता है। अब जो एम्प्लॉय है वो शेयर होल्डर बनेगा तो उसे ऑनरशिप की फीलिंग आएगी कि हाँ भाई मैं कंपनी का ऑनर हूँ, क्योंकि शेयर होल्डर कौन होता है, कंपनी के ऑनर होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बैंड कॉम्पनसेशन सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है डिफरेंट जॉब पोजीशन का, उनको ग्रुप कर दिया जाता है स्पेसिफिक सैलरी रेंज में, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ सेपरेट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय। अब आप उसे ऐसे समझो, यहाँ पे टिक्की की कंपनी है, ठीक है, टिक्की की कंपनी है। अब टिक्की की कंपनी में इतने सारे एम्प्लॉय जो है काम करते हैं। टिक्की को बहुत दिक्कत होती है सबकी जो जॉब की सैलरी है वो डिसाइड करने में, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसे। तो उसने क्या किया, एक बैंड लेके आया, वो पे बैंड कॉम्पनसेशन सिस्टम लेके आया। अब इसके अंदर क्या किया गया कि उसने इस तरीके से बैंड क्रिएट कर दिए कि अगर कोई क्लर्क की पोजीशन पे है तो उसे 20,000 से 40,000 तक की सैलरी मिलेगी, अगर सुपरवाइजर है तो 40 से 70 मिलेगी, मैनेजर है तो 70 से 1 लाख मिलेगी। अब यहाँ पे 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कौन, एक तो चिंटी, दूसरा मिंटी, ठीक है। अब चिंटी भी क्लर्क है और मिंटी भी क्लर्क है, लेकिन चिंटी बहुत एफिशिएंटली काम करती है लेकिन मिंटी उतने एफिशिएंटली काम नहीं करती। तो चिंटी की सैलरी जो है वो 25,000 रुपये है और मिंटी की सैलरी 20,000 रुपये है, लेकिन वो इस बैंड के अंदर ही सैलरी होगी। मतलब बैंड के अंदर क्या होता है, एक तो होती है मिनिमम सैलरी कितनी देनी है और एक होती है मैक्सिमम सैलरी आप कितनी दे सकते हो बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, और इसी को कहते हैं कंपनसेशन बेस्ड ऑन पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है कि सैलरी रेंज सिस्टम ये होता है, हर एक पे का बैंड डिसाइड कर दिया जाता है रेदर देन फिक्सिंग अ फिक्स सैलरी। देन उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी इन सैलरी। देखो एम्प्लॉय को जो सैलरी रिसीव होगी ना वो बैंड के अंदर रिसीव होगी, डिपेंड ऑन कितना क्वालिफिकेशन, कितनी एफिशिएंसी, कितना एक्सपीरियंस। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द सैलरी स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपको बताया कि टिक्की की कंपनी में टिक्की को कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इंडिविजुअल सैलरी को याद रखने में, लेकिन जैसे ही उसने पे बैंड सिस्टम लगाया उसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एकदम सिंपलर बन गई, सारी चीज़ें, पे स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपलर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद इनकरेज अ करियर को, ये एम्प्लॉय को इनकरेज करता है कि वो हायर पे बैंड में जाए थ्रू द प्रमोशन और इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज इंश्योर द इक्वालिटी। देन एम्प्लॉय जो है जो सिमिलर टाइप का वर्क परफॉर्म कर रहा है उन्हें सिमिलर सैलरी रेंज मिलती है। जैसे मैंने अब आपको बताया कि चिंटी मिंटी थोड़ा सा परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे 5,000 का डिफरेंस आ गया, लेकिन सैलरी का जो बैंड था उसी के अंदर उन्हें पैसे मिले। नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉब इवैल्यूएशन। अब ये जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, देखो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जॉब जो है उसकी वैल्यू और वर्थ डिसाइड करते हैं। अब मान लो कि यहाँ ना मिंटू की कंपनी है, मिंटू की नहीं मिंटी की कंपनी है, यहाँ पे मिंटी की कंपनी है और मिंटी की कंपनी में उसको ये डिसाइड करना है कि जो मैनेजर है उसकी सैलरी कितनी रखी जाए। मैनेजर कौन है, मैनेजर है टिक्की, कि टिक्की की सैलरी कितनी रखी जाए। उसने ये देखा कि जो मिक्की है वो क्लर्क है, ठीक है, और उसकी जो सैलरी है वो 25,000 रुपये। फिर उसने ये देखा कि क्लर्क की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, कितना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, क्या क्या उसे काम करना पड़ता है, कितना हेक्टिक है, कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। उसके बेसिस पे फिर उसने ये देखा कि जो मैनेजर है उसे क्या क्या काम करना पड़ता है, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, क्या स्किल होनी चाहिए, कैसी सारी चीज़ें, सब कुछ देखा। फिर क्लर्क और जो मैनेजर का वर्क था, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको कंपैरिजन किया गया और उस बेसिस पे मैनेजर की सैलरी कितनी होनी चाहिए ये डिटरमाइन किया गया। जो प्रोसेस परफॉर्म किया गया है ना इसे कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है।
तो जॉब इवैल्यूएशन हेल्प करता है डिटरमाइन करने में एप्रोप्रिएट सैलरी फॉर ईच जॉब अकॉर्डिंग टू इट्स इंपॉर्टेंस और उसकी डिफिकल्टी। तो अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है ये डिटरमाइन करना कि जितना भी सैलरी स्ट्रक्चर हो वो फेयर हो, इसके अलावा इक्वालिटी बनी रहे एम्प्लॉय में, और ये इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर जॉब क्लासिफिकेशन हो। नेक्स्ट आता है फीचर्स। अब फीचर्स क्या है? सबसे पहले सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखो जॉब इवैल्यूएशन ना एक स्ट्रक्चर प्रोसेस फॉलो करता है एनालाइज करने में जॉब की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जैसे ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट कर रही है कि जॉब सैलरी डिसाइड करने से पहले कि जॉब में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिसिटी है, ठीक है। देन आता है फोकस ऑन जॉब नॉट एन एम्प्लॉय। यहाँ पे जो फोकस है ना वो जॉब पे होता है, एम्प्लॉय पे फोकस नहीं होता, सिर्फ जॉब पे फोकस होता है क्योंकि हम जॉब की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हेल्प डिटरमाइन सैलरी स्ट्रक्चर। जॉब इवैल्यूएशन हेल्प करता है कि फेयर वेज स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। देन आता है इंश्योर इक्वालिटी इन पे। एम्प्लॉय जो भी सिमिलर जॉब या सिमिलर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ना उन्हें सिमिलर सैलरी मिलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखता है। देन रिड्यूस द वेज डिस्क्रिमिनेशन। जॉब इवैल्यूएशन कोई भी अनफेयर सैलरी डिफरेंस ना हो अमंग द एम्प्लॉय, ये मेक श्योर करता है। मेथड क्या होता है जॉब इवैल्यूएशन के? रैंकिंग मेथड, क्लासिफिकेशन, प्रॉफिट मेथड या फैक्टर कंपैरिजन मेथड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर द जॉब ऑफ क्लर्क एंड मैनेजर बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि मैनेजर जॉब रिक्वायर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, सो मैनेजर की सैलरी हाई होनी चाहिए। सो इसी के साथ हमारा यूनिट 4 होता है HRM का कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस अगर आपको ये नोट्स चाहिए जिनसे मैं आपको पढ़ा रही थी तो आप इन्हें परचेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।